रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गलती करने वाला ही विक्टिम को माफ कर जाएगा। दोहे का मतलब अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नदारद है, पेपर्स लगातार लीक हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब है। प्रोटेस्ट में हुआ क्या? युवाओं की भारी भीड़ आई। भयंकर पुलिसिया दमन के बावजूद युवाओं की भारी भीड़ प्रोटेस्ट करती रही और आखिर में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। शायद मोदी और मोदी समर्थकों ने इसे ईगो बैटल बना लिया। जिस पुलिसिया दमन के लिए एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, उसे इग्नोर कर दिया उन्होंने और जिक्र किया उनको दी गई गालियों का, और बड़ा दिल दिखाते हुए युवाओं को माफ भी कर दिया। लेकिन इसके पीछे के मैसेज को शायद मोदी समर्थकों ने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और अब उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है जो प्रोटेस्ट में शामिल थी, जिन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। द पॉलिटिक्स शो के इस एपिसोड में बात ऐसी ही लड़कियों की जिन्हें लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और मेंटल हरासमेंट का शिकार होना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स कील वाले डंडों से पीटे गए, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, बैरिकेड्स में करंट छोड़ दिया गया और जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो माइनर लड़कियों को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए टारगेट किया गया। रुचिका सिंह ऐसी ही एक माइनर लड़की है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां उन्हें दी जाती है। उसके परिवार को टारगेट किया जाता है। फिर उस लड़की का वीडियो आता है, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीजें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं अपने दोस्त के कहने पर प्रोटेस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी का एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें वो युवाओं को भटका हुआ बताकर माफ कर देते हैं। कील वाले डंडों से पिटे हुए युवा भी, आंसू गैस के गोले भी उन्होंने ही झेले, करंट भी उन्होंने ही खाया, ट्रोलिंग भी उन्हीं की हुई और माफी मांगने के लिए मजबूर भी उन्हीं युवाओं को किया गया। भटका हुआ भी उन्हीं युवाओं को बोला गया और प्रधानमंत्री ने किया क्या? प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया। जब से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ है, बीजेपी आईटी सेल और मीडिया में मुद्दा बनाया जा रहा है कि आंदोलन में किसने क्या कहा, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। रुचिका सिंह, जिस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका एक वीडियो वायरल किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद सरकार समर्थित लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका चेहरा, वीडियो और निजी जानकारियां पब्लिश कर दी। उसे देशद्रोही, संस्कारहीन ठहरा दिया। मुस्लिम पार्टनर होने का झूठा एंगल जोड़ा गया। घर का पता, फोन नंबर और परिवार के लोगों के नाम तक सोशल मीडिया पर फैला दिए गए। ऑनलाइन गालियों की बाढ़ आ गई। कई पोस्ट्स में उसे धमकियां दी गई, यहां तक के रेप की धमकियां भी। जिसके बाद रुचिका सिंह का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो माफी मांग रही थी। उसकी बात हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। रुचिका की मां का कहना है कि उसके पति की 2019 में मौत हो चुकी है और वो अकेले अपने बेटी की परवरिश कर रही हैं। बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बार बार घर आने लगी। अजनबी लोग घर का पता पूछने लगे। काले शीशों वाली गाड़ियां सोसाइटी में पहुंचने लगी, इसलिए उन्हें अपने किराए का घर छोड़ना पड़ा। मां ने आगे कहा, मेरी बेटी बच्ची है, उसने गलती मान ली है, अब हमें सामान्य जिंदगी जीने दीजिए। गलती कौन सी? प्रोटेस्ट में शामिल हुई ये, या नरेंद्र मोदी को गालियां दी ये? गालियां किस तरीके से समाज का हिस्सा बनती हैं, इस पर हम एक वीडियो कर चुके हैं, वो आप जरूर देखें। सवाल सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों से नहीं बल्कि पुलिस से भी है। पुलिस माइनर लड़की के खिलाफ गाली देने के कारण एफआईआर दर्ज कैसे कर सकती है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बच्चों को अपराधी की तरह नहीं बल्कि सुधार और संरक्षण की जरूरत वाले व्यक्ति के रूप में देखना होता है। अगर कोई बच्चा कानून के उल्लंघन का आरोपी है तो उसका मामला सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से अलग तरीके से संभाला जाता है। कानून में बच्चों के लिए विशेष प्रक्रिया तय की गई है और पुलिस से लेकर अदालत तक हर संस्था पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि नाबालिग के अधिकारों की रक्षा, उसकी पहचान और भविष्य पर अनावश्यक दाग ना लगे। यानी रुचिका के खिलाफ की गई एफआईआर असल में कानून का उल्लंघन है। क्या यह बात उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं पता होगी? ऑब्वियसली पता होगी, तो फिर यह एफआईआर दर्ज की क्यों गई?
बीजेपी आईटी सेल ने कई और लड़कियों को ऐसे ही टारगेट किया। बीजेपी की छत्तीसगढ़ यूनिट ने आंदोलन में डांस करती एक छात्रा का वीडियो शेयर किया और उसकी तुलना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मानित एक छात्रा से कर दी। पोस्ट में लिखा गया, आप किस तरह के जेनजी को चुनेंगे। वीडियो पर कैप्शन दिया गया, बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जेनजी। जिस लड़की को बीजेपी ने अपने में पोस्ट में निशाना बनाया उसका नाम उर्वशी पालनडुरकर है, लेकिन उर्वशी ने इस हमले का जवाब जेनजी स्टाइल में ही दिया। उर्वशी ने बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई। उन्होंने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा, आपका कैप्शन गेम बहुत कमजोर है, लगता है आपका चैट जीपीटी भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। उर्वशी ने अपने जवाब में आगे कहा, बाबर की विरासत जैसी बातों से हम जेनजी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, मेक इट मोर रिलेटेबल। आगे इन्होंने कहा, डिवाइड एंड रूल इन 2026, हम वो जेनजीज हैं जिन्होंने जेनजी टर्म देश की राजनीति तक पहुंचा दिया है। सो लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। उर्वशी अपने जवाब में आगे कहती हैं कि उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों में 93% अंक हासिल किए, यानी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन किया और डांस भी किया। क्या पढ़ाई करने वाले छात्र हंस नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते या किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते? पढ़ाई और करिकुलम एक्टिविटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ के हिसाब से करिकुलम एक्टिविटीज बाबर की विरासत हैं। बताइए आप किस तरीके से वो वोक स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में आगे आ रहे हैं उनको दबाने का, प्रेशराइज करने की कोशिश पूरा सिस्टम कर रहा है। श्रद्धा सिंह एक कंटेंट क्रिएटर और योगा इंस्ट्रक्टर जो मध्य प्रदेश से प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के पीछे खड़े होकर एक रील बनाई। बस इतने भर से उन पर आरोप लगा कि उन्होंने सुरक्षा बलों का अपमान किया है। रील डिलीट की, माफी भी मांगी, लेकिन इसके बाद भी उनके इनबॉक्स और सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकियां आना बंद नहीं हुई। हालात ये हो गए कि कई दिनों तक श्रद्धा अपने घर से बाहर ही नहीं निकली है। रिया यादव अहीर मुंबई के प्रोटेस्ट में पुलिस की गाड़ी को रोकने के इसके वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद उन्होंने भी साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग की शिकायत दर्ज करानी पड़ी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान ये युवतियां खुद को भीड़ में सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन अब एक खास विचारधारा इन्हें घर में भी डरा रही है। रेप की धमकियां इन्हें मिल रही हैं, अश्लील कमेंट्स इनके खिलाफ आ रहे हैं। आंदोलन खत्म हो चुका है और बीजेपी आईटी सेल लड़कियों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। आंदोलन खत्म होने के बाद बहस इस बात पर नहीं हुई कि पेपर लीक क्यों हुए, छात्रों को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई, या पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया। बहस का केंद्र बना दिया गया कि किस छात्र ने क्या नारा लगाया, किसने क्या शब्द इस्तेमाल किए और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो जो पूरा एक प्रोडक्ट है उसको इग्नोर कर दिया गया और जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर खूब चर्चा हो रही है, वो भी अधूरी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहे उन्हें उन्होंने माफ कर दिया है और युवाओं को अपनी गलती से सीखने का मौका मिलना चाहिए। पहली नजर में यह बयान उदारता का संदेश देता है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा रहता है कि जिन छात्रों पर लाठियां चली, जिन पर कीलों वाले डंडे बरसे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले झेले, जिन्हें सड़कों पर घसीटा गया, जिनकी आंखों में धुआं भर गया, जिन पर मुकदमे दर्ज हुए और जिनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई, उनके लिए किसने माफी मांगी? माफी किसे मांगनी चाहिए? उन छात्रों को जिनके सालों की मेहनत पर बार बार हुए पेपर लीक ने पानी फेर दिया, या उन संस्थाओं और लोगों को जिनकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य अनिश्चितता में धकेल दिया गया? क्या सिर्फ यह कह देना कि युवाओं को अपनी गलती से सीखना चाहिए पूरे घटनाक्रम का जवाब हो सकता है? कोई छात्र गाली देता है तो उससे माफी मंगवाई जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, उसका चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, उसका परिवार तक निशाने पर आ जाता है। लेकिन जब लाखों छात्रों का भविष्य पेपर लीक की वजह से दांव पर लग जाता है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसती हैं, जब आंसू गैस छोड़ी जाती है, जब नाबालिग लड़कियों को ऑनलाइन ट्रोलिंग और रेप की धमकियों का शिकार होना पड़ता है, तब किसी की जवाबदेही तय होती हुई दिखाई ही नहीं देती। ना किसी अधिकारी से माफी मंगवाई जाती है, ना किसी के खिलाफ वैसी मुहिम चलती है जैसी छात्रों के खिलाफ चल रही है। लोकतंत्र में सरकार की ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि वो अपने आलोचकों को माफ कर सकती है या नहीं। सरकार की ताकत इस बात से मापी जाती है कि वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने का साहस रखती है, मादा रखती है या नहीं रखती। जिन वजहों से ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्या उनका समाधान हो गया? क्या पेपर लीक रुक गए? क्या छात्रों का भरोसा वापस आ गया? अगर इन सवालों का जवाब अब भी नहीं है तो फिर असली मुद्दा आज भी वहीं खड़ा है। और प्रोटेस्ट में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, उस तरह की भाषा का समर्थन बेशक हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको व्याकरण समझना पड़ेगा और समाज शास्त्र भी।
बच्चों के मन में, युवाओं के मन में, उनकी जुबान में ये भाषा ठूसा कैसे गया है। रमेश बुद्धेड़ी जैसे सांसद और टीवी मीडिया पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है, एंकर्स होने देते हैं अपने डिबेट्स में, उस भाषा से कोई तो कुछ सीख ही रहा होगा ना। खुद नरेंद्र मोदी जिस तरीके के एक्सेंट के साथ चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, उससे भी तो कोई कुछ सीख ही रहा होता है ना। आपकी परवरिश कैसी की जाती है समाज के द्वारा, उसी से आपका भाषा, आपकी लैंग्वेज तय होती है। तो जिम्मेदारी समाज की भी है, जिम्मेदारी सरकार की भी है। उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस करने प्रोटेस्ट में पहुंचे, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। क्या ये नया भारत है? पूछते हैं हम लोग, और इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।